हीट कैपेसिटी पढ़ रहे थे ना, हीट कैपेसिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। तो ये एलटी के अंदर कुछ बच्चों के मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए थे, वो बंद हो गया था, तो उनको लगा कि मैंने फिर उसके बाद भी कंटिन्यू किया था, पर क्या अपन ने कंटिन्यू किया था क्या? तो अपन जो अपने पास टॉपिक है हीट कैपेसिटी, वो वापस से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी क्या है एक्चुअल में? तीन तरह की हीट कैपेसिटीज होती है। तीन नाम मैंने क्या क्या बताए थे आपको? एक नाम था हीट कैपेसिटी, जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? सी एम से, ये कैपिटल सी होता है। ऐसे ही एक और हीट कैपेसिटी होता है जिसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल सी से। ठीक है, ये तीनों का मतलब क्या है? मॉड्यूल में पेज नंबर 188 अगर आप निकालोगे तो उसके अंदर इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी। हीट कैपेसिटी, तीनों में अपन अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट कर रहे हैं। ये कौन सी अमाउंट ऑफ हीट है? आपने लेट सपोज कोई सैंपल लिया, और ये जो सैंपल है ये है 60 ग्राम कार्बन, 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन है अपने पास में। सिक्सटी ग्राम्स ऑफ अपने पास क्या, ये कार्बन है, ये सैंपल है। तो कितना भी सैंपल हो, चाहे 60 ग्राम सैंपल हो, चाहे 100 ग्राम सैंपल हो, चाहे 1 किलो, जितना भी सैंपल आपने लिया है, उसका टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो टोटल कितना हीट अपन सप्लाई कर रहे हैं, उस अमाउंट ऑफ हीट को अपन क्या बोल रहे हैं? हीट कैपेसिटी। सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं? अपन क्या करते गए? हीट सप्लाई करते गए और कैलकुलेट करते गए हीट कि कितनी हीट अपन सप्लाई कर दी है। जब 1 डिग्री सेल्सियस का राइज हो गया, वहां रुक जाओ, कैलकुलेट कर लो कितनी हीट दे दिया, उसको क्या बोल दिया? हीट कैपेसिटी। समझ में आ गई बात? तीनों में यही चीज है, तीनों में अपन को वो हीट कैलकुलेट करनी है, हीट सप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस का राइज आया रुक जाओ। तो फिर तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में अमाउंट का डिफरेंस है। पहले वाले में अमाउंट कुछ भी ले सकते हो, चाहे 50 ग्राम लो, 50 ग्राम के लिए कैलकुलेट कर लो कि टोटल कितनी हीट, 100 ग्राम लो, उसके लिए कैलकुलेट कर लो कि कितनी हीट अपन ने सप्लाई कर दी। मगर सेकंड और थर्ड में अमाउंट फिक्स कर देते हैं। सेकंड वाले में जैसा नाम से समझ में आ रहा है, मोलर, मतलब सिर्फ 1 मोल अमाउंट के लिए अपन कैलकुलेशन करते हैं, और थर्ड वाले में सिर्फ 1 ग्राम अमाउंट के लिए अपन कैलकुलेशन करते हैं। समझ में आ गई बात? अब अपन देखते हैं कि यार ये होगा क्या, कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट सपोज मैंने टोटल क्यू हीट सप्लाई कर दिया था, और क्यू हीट सप्लाई करने की वजह से लेट सपोज टोटल 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हो गया। कितने का चेंज हो गया? 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हो गया। क्या मैं इस क्यू को हीट कैपेसिटी बोलूंगा? नहीं, मैं वो अमाउंट को हीट कैपेसिटी बोलूंगा विच इज विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो 5 के रेस्पेक्ट में क्यू है, तो 1 के रेस्पेक्ट में कितनी हीट अपन ने दे दी? क्यू बाय 5। बेटा ये राइज बोला मैंने, राइज का मतलब क्या है? इंक्रीज ही तो है, और इंक्रीज या डिक्रीज मतलब क्या? चेंज ही तो है। तो नीचे अपने को क्या लिखना चाहिए? क्यू डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। समझ में आ गई बात? तो ये मैंने वो अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट किया है विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट वाले के अंदर जो अपने पास हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आया, इट इज क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्लियर है बात? अब जैसे तीनों के नाम पढ़ो आप, हीट कैपेसिटी, इसमें भी क्या लिखा है? हीट कैपेसिटी, इसमें भी क्या लिखा है? हीट कैपेसिटी। तो ये हीट कैपेसिटी था, इसके आगे मोलर लगा, इसके आगे स्पेसिफिक लगा, मगर कम से कम ये तो कॉमन है ना। इसका मतलब बाकी में भी कम से कम क्यू बाय डेल्टा टी तो कॉमन ही आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेकंड वाले की। सर सेकंड वाला क्या है? जो फर्स्ट वाले में अमाउंट कुछ भी हो सकता था, सेकंड वाले में अमाउंट फिक्स कर दिया, सिर्फ 1 मोल होना चाहिए। तो इस हिसाब से अपन सोचे, तो मुझे बताओ कि बेटा ये जो क्यू बाय डेल्टा टी था, लेट सपोज ये जो सैंपल लिया था 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन के लिए था, और 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन लेट सपोज इसके अंदर n मोल्स थे, तो n मोल्स के लिए अपन ने इतना हीट लिया था, तो फिर 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा?
क्या मैं बोल सकता हूं डिवाइडेड बाय एन? आप ये मान के चलो कि मैंने टोटल 10 मोल के लिए कैलकुलेशन किया, मैंने 10 मोल के लिए कुछ वैल्यू कैलकुलेट की है, अगर 1 मोल के लिए निकालूंगा तो डिवाइडेड बाय एन ही तो करूंगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जब भी पर मोल निकालना है, मोलर निकालना है, तो 1 मोल की बात करूंगा। एन मोल्स की वैल्यू पता थी तो एन से डिवाइड कर दो, 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी अगर अपन बात करें तो बेटा ये Q बाय डेल्टा टी तो आपके पास क्या था, ये एन मोल्स के लिए था। एन कुछ भी हो सकता था, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल। यहां पर इस एग्जांपल में 5 मोल के लिए कैलकुलेट किया था, क्योंकि 60 ग्राम कार्बन मतलब 5 मोल। तो 5 मोल के लिए इतना, तो 1 मोल के लिए कितना, ये डिवाइडेड बाय बेटा क्या लिखना चाहिए, 5 कर देना चाहिए। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, Q बाय डेल्टा टी इंटू 1 बाय एन। सो दिस इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये Q बाय डेल्टा टी क्या है, कैपिटल सी, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, C बाय एन। तो बेटा इसकी डेफिनेशन वापस से बोलता हूं, सेकंड वाले की। फर्स्ट वाले की डेफिनेशन तो क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट वाला मैं बोल रहा हूं इट इज दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहीं भी अमाउंट का नाम भी नहीं लिया। मगर सेकंड की मैं बात करूं तो इट इज दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गई बात? तो ये 1 मोल की बात कर ली, क्लियर है क्या? तीसरे की बात करें तो बेटा इसमें 1 मोल, इसमें 1 ग्राम की बात करते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल ये जो कैलकुलेट किया था बेटा अपन ने, जो एग्जाम्पल लिया उसके अकॉर्डिंग तो क्या मैं बोल सकता हूं कि तो 60 ग्राम के लिए कैलकुलेट किया था आपने, तो 60 ग्राम के लिए इतना, तो 1 ग्राम के लिए कितना, क्या मैं लिख सकता हूं कि भैया डिवाइडेड बाय 60 ही तो करना पड़ेगा? तो 60 तो बेटा कुछ भी हो सकता था, 100 भी हो सकता था, 500 भी हो सकता था। लेट्स सपोज ये m था, तो m ग्राम्स के लिए इतना, m ग्राम्स के लिए इतना, तो 1 ग्राम के लिए कितना, डिवाइडेड बाय m। समझ में आ गई बात? तो मतलब पर मोल निकाला तो मोल से डिवाइड किया, पर ग्राम निकाला तो ग्राम से डिवाइड किया, यानी कि मास से डिवाइड किया। समझ में आ गई बात? तो बेटा ये जो है इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि Q बाय डेल्टा टी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल C डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, m। क्लियर है? तो बेटा आप सबसे पहले हीट कैपेसिटी लिखना, फॉर्मूला लिखना, 2 लाइन छोड़ना, फिर ये लिखना, 2 लाइन छोड़ना, फिर ये लिखना। ठीक है, 2 लाइन क्यों छोड़वाया, क्योंकि मैं इसमें और भी चीजें डिस्कस करूंगा। लिख लिया भाई? यूनिट क्या होगा फर्स्ट वाले का, यूनिट ऊपर क्या है, एनर्जी, नीचे क्या है, टेम्परेचर। तो जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन, या हो सकता है जूल पर डिग्री सेल्सियस हो, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वाले में यूनिट देखें तो Q बाय डेल्टा थी तो उसमें भी आया, तो एक्स्ट्रा क्या आया, पर मोल और आया। तो यूनिट क्या लिखेंगे भाई इसमें भी, यूनिट आप लिखोगे जूल पर केल्विन पर मोल, या कैलोरी पर केल्विन पर मोल, एक्सेट्रा। तो तीसरे वाले में क्या लिखना चाहिए, पर ग्राम लिखना चाहिए। तो ये हो जाएगा भाई जूल
पर केल्विन पर ग्राम या कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम एक्सेट्रा। लिख लिया? अच्छा, इंटेंसिव एक्सटेंसिव की बात करते हैं अपन। इंटेंसिव एक्सटेंसिव बेटा जैसे मान लो कि कोई भी रैंडम अमाउंट ऑफ सैंपल है, अपन ने ये सैंपल लिया हुआ है, ये मैंने एक कप चाय लिया हुआ है लेट्स सपोज, या मैंने पानी लिया हुआ है 1 कप। अब मुझे हर पार्टिकल को, पहली बात तो मुझे इस पूरे कप का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो हर पार्टिकल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना चाहिए। मैंने क्यों अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, इसका क्यों हीट सप्लाई किया, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने अमाउंट बढ़ा दिया, अचानक से बड़ा सा जार हो गया तो पार्टिकल्स बढ़ गए। अब हर पार्टिकल तक पहुंचने वाली एनर्जी भी तो बढ़ेगी, तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस से। तो मुझे बताओ, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अमाउंट की रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ रही है उतना ही टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो मतलब अमाउंट ज्यादा तो हीट ज्यादा, अमाउंट कम तो हीट कम। तो ये क्या है, इंटेंसिव क्या एक्सटेंसिव? क्या है भाई? एक्सटेंसिव है ना भाई। जितना अपन के साथ नहीं होता, कितनी बार अगर कम पानी लेते हैं तो क्या होता है कि जल्दी गर्म हो जाता है, और ज्यादा पानी लेते हैं तो क्या होता है, लेट गर्म होता है। जैसे मैगी बनाते हैं तो 2 मिनट के अंदर तो बबल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है उसमें। 2 मिनट में बबल नहीं तो कम से कम वो होता है ना, मतलब थोड़ा सा दिख जाता है कि हाँ भाई बहुत ही अच्छे से बॉईल हो रहा है। तो 2 मिनट में तो बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। अगर इतना ही 1 बाल्टी पानी अगर लोगे तो 2 मिनट में बॉइलिंग स्टार्ट होगी? क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसको इतनी हीट मिली ही नहीं कि हर पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ जाए। समझ में आ गई बात? तो मतलब अमाउंट ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, अमाउंट कम तो एनर्जी कम। इसका मतलब क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ में आ गई बात? तो फिर सेकंड की बात करो। सेकंड में बेटा C बाय N है। जब C जो है एक्सटेंसिव है, मोल तो वैसे एक्सटेंसिव है, तो ये क्या होगा, इंटेंसिव। और वैसे भी आप सीधे एक पॉइंट की बात मान सकते हो कि जितनी मोलर टर्म्स होती है सब इंटेंसिव ही होती है। मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, मोलर एनर्जी, सब मोलर टर्म्स क्या होती है, इंटेंसिव होती है। क्लियर है? इसी तरीके से तीसरे पर आओ, स्पेसिफिक। देखो C क्या है, एक्सटेंसिव है, मास क्या है, एक्सटेंसिव है, तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव ये भी क्या होगा, इंटेंसिव। क्लियर है? इसी तरीके जितनी भी स्पेसिफिक टर्म्स होंगी वो भी सारे के सारे इंटेंसिव होगी। ये तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, कुछ और भी स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक मास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब इंटेंसिव ही होता है। ठीक है ना? तो कभी इंटेंसिव एक्सटेंसिव में जो नाम आपने अगर देखा, जो पढ़ा भी नहीं है, स्पेसिफिक लिखा होगा इंटेंसिव, मोलर लिखा होगा इंटेंसिव। क्लियर है? ऐसे रिलेटिव भी लिखा होगा वो भी इंटेंसिव ही होगा, रिलेटिव मास, रिलेटिव डेंसिटी एक्सेट्रा। नोट कर लो। अब एक काम करते हैं, इन तीनों को अपन थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जब मैंने ये पढ़ाया था, मतलब ये जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके पहले अपन ने डेल्टा एच और डेल्टा ई की बात की। आप पेजेस टर्न करके भी देख सकते हो। आप देख लो, इसके पहले तक डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशन देखते थे, उसके क्वेश्चन करते थे, और अचानक से डेल्टा एच डेल्टा ई पढ़ते पढ़ते अपन ने हीट कैपेसिटी पढ़ लिया। एक्चुअल में उसी डेल्टा एच और डेल्टा ई को अपन इससे भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उसी डेल्टा एच और डेल्टा ई का एक वैरायटी और अपने को सीखना था, उसी वैरायटी को सीखने के लिए अपन ने ये पढ़ लिया। ठीक है? अब इसी को डेल्टा एच और डेल्टा ई की टर्म्स में अपन कैसे लिख सकते हैं, अपन वो देखते हैं। तो बेटा पहले तो मैं लिख रहा हूं, जैसे ये मिटा दूं इधर का थोड़ा सा, ये लिखा मैंने भाई जैसे हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी जिसका फॉर्मूला अभी ही अपन ने निकाला, कैपिटल सी, इट इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी जिसका फॉर्मूला अभी ही अपन ने निकाला, कैपिटल सी एम, इट इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी इंटू 1 बाय एन, या फिर अपन बोल सकते हैं सी बाय एन। ठीक है? और क्या हो गया आपके पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी इंटू 1 बाय एम, यानी कि कैपिटल सी डिवाइडेड बाय एम। ठीक है? अब एक काम करते हैं, अपन कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये मैंने लिखा कि प्रेशर कांस्टेंट, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे ही कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम लिखते हैं तो मेरे माइंड में एक चीज आती है कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट प्रेशर की जो हीट होती है वो डेल्टा एच होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम की जो हीट होती है बेटा वो डेल्टा ई होता है। तो अगर मैं इसी हीट को कैलकुलेट करूं, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके हर किसी केस में, तीनों में अगर मैं हीट कैलकुलेट करूं, तो बेटा ये जो फर्स्ट वाले के अंदर हीट आएगा
फर्स्ट वाले का हीट जबकि अपने को क्यू मिलेगा, तो क्यू इट इज इक्वल टू एट कांस्टेंट प्रेशर ये डेल्टा एच हो जाएगा, और यही किसके बराबर आएगा, सी डेल्टा टी के बराबर आएगा। इसमें कोई डाउट है क्या बेटा? इसी तरीके से अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो इसको मैं लिखता क्यू वी, और क्यू वी को मैं लिख सकता था डेल्टा ई, जो कि क्या हो जाता, सी डेल्टा टी। समझ में आ गई बात? बेटा ये जो हीट कैपेसिटीज होती है ये कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर अपनी वैल्यू को चेंज कर लेती है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो कुछ अलग वैल्यू होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो कुछ अलग वैल्यू होगा। तो इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करें? ये कांस्टेंट प्रेशर वाला था तो मैं इसको सीपी लिख देता हूं, ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला था तो मैं इसको सीवी लिख देता हूं। क्लियर है बात? और एनसीईआरटी वगैरह कहीं पर भी आपको सीपी सीवी इसी फॉर्म में मिलने वाला है। सेकंड वाले को इसी तरीके से अगर अपन लिखें तो मुझे बताओ डेल्टा एच, यानी कि मैं क्यू अगर कैलकुलेट करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ कि क्या रिलेशन आएगा। अगर इसको लिखोगे तो हो जाएगा ये एन सी एम, क्या हो जाएगा, डेल्टा टी पर कप, जब क्या कांस्टेंट था। तो इसी तरीके से यहां पर मैं लिख रहा हूं डेल्टा ई इंटू एन सी एम कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा टी। क्लियर है क्या बात? अगले में आओ बेटा, लास्ट वाले में आओ। लास्ट में आओगे तो वापस से मेरे साथ साथ बोलो आप। तो यहां पर वापस से कांस्टेंट प्रेशर पर मैं लिखूंगा भाई डेल्टा एच इट इज इक्वल टू एम, क्या लिखूं, सी, क्या लिखूं, डेल्टा टी पर कब, जब क्या कांस्टेंट, प्रेशर। समझ में आ गई बात? फिर से लिखो, क्या लिखेंगे, डेल्टा ई इट इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी। क्लियर है बेटा? अपन छोटी छोटी गलतियां करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, नोट्स ही गलत बना लेते हैं, छोटी छोटी चीजें गलत लिखते हैं। कई बच्चे यहां पर सी को लिखने का तरीका ही गलत लिख देते हैं। जो तीनों सी है, तीनों में डिफरेंस क्या है मैं वापस से आपके सामने थोड़ा सा क्लियर बता देता हूं। पहला वाला कैपिटल सी है, दूसरा वाला भी कैपिटल सी है, मगर उसके साथ एम भी लगा दिया। समझ में आ गई बात? जो तीसरा वाला है वो स्मॉल सी है, मतलब तीनों सी अलग अलग है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके सामने रिलेशन, इसको नोट करो। अब बात क्या है, सिंपल सी क्वेश्चन कितना सिंपल सा आएगा। अगर तुमसे सी पूछा जाए तो आपके सामने रिलेशन है, तुमसे अगर हीट पूछा जाए तो भी आपके सामने रिलेशन है। मतलब क्वेश्चन कैसा बन सकता है, जितनी भी टर्म्स है उनमें से कोई भी एक टर्म अननोन होगी, यही तो बात है। अगर सी अननोन हुआ तो ये होगा रिलेशन, सब गिवन होगा। अगर हीट अननोन हुआ तो बाकी सब टर्म्स नोन होगी, आपको गिवन होगी। तो तब तो इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चे तो सीधे लिख देते हैं, सर प्लीज अगेन एक्सप्लेन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। मतलब इनको वापस से फ्लैशबैक में पूरा पढ़ाओ, कैसे पॉसिबल है? रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी तो है। नोट कर लिया क्या?
नोट कर लिया भाई? मिटा दो ये। यहां पर एक रिलेशन है। जैसे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे डेल्टा एच पूछा जाए, और डेल्टा एच के लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? सीपी की रिक्वायरमेंट है। पर कभी ऐसा हो सकता है कि सीपी नहीं देगा, वो सीवी देगा। अगर सीवी पुट कर देते तब तो डेल्टा ई आ जाता कैलकुलेट करने पर। अगर आपको डेल्टा एच ही कैलकुलेट करना है तो सीपी ही तो पुट करना पड़ेगा। तो सीपी से सीवी या सीवी से सीपी कैसे आएगा? इसका रिलेशन है सीपी माइनस सीवी इट इज इक्वल टू आर। सीपी माइनस सीवी इट इज इक्वल टू आर। इसको बोलते हैं बेटा मेयर्स फॉर्मूला। दिस इज मेयर्स फॉर्मूला, जहां पर आर आपको पता है क्या होता है? गैस कांस्टेंट। अब अगर आप कैलकुलेशन जूल में कर रहे हो तो आर की वैल्यू 8.314 होगा, कैलोरी में कर रहे हो तो 2 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से एक रिलेशन और होता है जो मेनली आपके फिजिक्स में यूज होता है, सीपी बाय सीवी इट इज इक्वल टू गामा। इस सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू गामा को अपन बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। क्या बोलते हैं अपन? पॉइजन्स रेशियो। हालांकि अपने गामा वाला पार्ट यूज नहीं होगा, गामा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मेनली फिजिक्स में ही हो जाता है, फिर भी अपनी नॉलेज के लिए अपने को पता होना चाहिए, तो ये भी नोट कर लो। फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया? क्वेश्चन लिखो। इफ 1000 जूल, if 1000 joule of heat, if 1000 joule of heat is absorbed by 180 gram of water, such that temperature increases from 20 degrees Celsius to 70 degrees Celsius, 70, then calculate heat capacity, molar heat capacity, and specific heat capacity. दोबारा मैं बोल रहा हूं, if 1000 joule of heat is absorbed by 180 gram of water
such that temperature increases from 20 degrees Celsius to 70 degrees Celsius, then calculate heat capacity, molar heat capacity and specific heat capacity in joule. आ गया? आंसर नहीं बताना, जिसका आंसर आ जाए हाथ खड़े कर दो. देखो बहुत ही इजी है, Q बाय डेल्टा टी है. फिर यही क्या लिखेंगे, C डिवाइडेड बाय N, और यही क्या लिखेंगे, C डिवाइडेड बाय M. ये कैलकुलेट करोगे तो Q इज 1000, डेल्टा T इज 50, कैलकुलेट करोगे 20 आएगा. ये कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय मोल्स, कैलकुलेट करो, इसमें 10 मोल आएंगे, तो 20 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना आ जाएगा 2. और ये कैलकुलेट करोगे तो देख लो कितना आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 180, कैलकुलेट कर लेना, 1/9 आएगा. तो ये वैल्यूज आनी चाहिए 22 एंड 1/9. नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसा गिवन है वैसे ही लिखना है. अब वो तो फिर ऑप्शन से पता लगेगा केजी में करना है कि नहीं करना है. अगर केजी में होगा तो कर देना, वरना कुछ नहीं तो ग्राम में ही चल रहा है अभी तक. तो बेटा जब भी चेंज होता है तो डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट सब में उतनी ही न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है. डेल्टा टी किस में गिवन था, डिग्री सेल्सियस, केल्विन में निकाल, इतना ही आएगा, 50 आएगा चेंज. भाई ऑप्शन से पता लगेगा ना कि किस यूनिट में तुझे कैलकुलेट करना है. अभी कुछ भी नहीं बोला तो जो वैल्यू गिवन है उसी में कैलकुलेट कर. क्वेश्चन लिखो. if heat capacity of oxygen gas, if heat capacity of oxygen gas is 320 joule per Kelvin per mole, then calculate specific heat capacity. Then calculate specific heat capacity. कुछ लोग सोच रहे हैं फॉर्मूला क्या यूज करना है. बेटा आप ये देखो, पर मोल की वैल्यू गिवन है ना, मतलब आपको 1 मोल की वैल्यू गिवन है, आपसे 1 ग्राम की वैल्यू पूछी है, यही तो बात है ना. तो 1 मोल यानी कि 32 ग्राम्स के लिए वैल्यू गिवन है. क्या क्या बोला है, ऑक्सीजन बोला है ना. तो ऑक्सीजन का 1 मोल मतलब 32 ग्राम्स के रेस्पेक्ट में आपको वैल्यू गिवन है, विच इज 320. तो 1 ग्राम के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 320 डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखोगे, 32 लिखोगे, तो सीधे क्या आ गया आपके पास, 10 आ गया. समझ में आ गई बात. तो यूनिट क्या आ जाएगा, 10 जूल पर केल्विन पर ग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. व्हेन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हेन 330 जूल
of heat, 330 joule of heat is supplied at constant pressure to 3 mole of argon gas and temperature of sample is increased by 2.5 Kelvin, then calculate molar heat capacity at constant volume. Molar heat capacity at constant volume. मतलब आप देखो, आपको क्या गिवन है, डेल्टा एच गिवन है आपको, है ना, और डेल्टा एच इज इक्वल टू, अब इन टर्म्स ऑफ मोल और ये सीएम ये सब जो है अपने पास क्या रिलेशन होता है, एनसीपी डेल्टा टी होता है, यही होता है ना। अब दिक्कत ये कि आपको सीपी पता होना चाहिए था, पर हमसे पूछा क्या है, सीवी। आपको क्या क्या गिवन है, डेल्टा एच गिवन है, मोल गिवन है, डेल्टा टी गिवन है, सीवी पूछा है। क्या मैं बोल सकता हूं कि सारी चीजें तो गिवन है, सीपी ही तो अननोन था, और अगर सीपी आ जाएगा तो सीपी से सीवी भी तो आ सकता है। तो बस बिल्कुल आप कैलकुलेट करो। जब मेंशन नहीं हो तो जो वैल्यू गिवन है उसी में निकालना है। जूल की बात करें, जूल में आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा कैलकुलेट करके, सीपी निकालो सबसे पहले। सीपी बताओ किस किस का सीपी आ गया, सीपी निकालो सबसे पहले। सीपी कितना आ रहा है, 50, 44 आएगा भाई। तो सीपी कितना हो जाएगा, डेल्टा एच विच इज 330 मोल्स विच इज 3 एंड डेल्टा टी विच इज 5/2। कैलकुलेट कर लेना, इट विल कम आउट टू बी 44। और अगर सीपी आ गया तो रिलेशन अभी मैंने लिखवाया था, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो सीवी किसके बराबर होगा, सीपी माइनस आर, सीपी माइनस आर। सीपी किसके बराबर, माइनस आर की वैल्यू किसमें कैलकुलेट कर रहे हो, जूल में। तो जूल में आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, 8.314। कैलकुलेट कर लेना, शायद 35.6 के आसपास आएगा। तो 35.6 क्या हो गया, जूल पर मोल पर केल्विन। ये अपने पास इसका आंसर समझ में आ गया। तो जो मैं बात कर रहा था कि सीपी चाहिए था, तो सीवी गिवन होगा, इंटरचेंज करके अपने को वैल्यूज गिवन होगी। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया आपके पास। क्लियर है बात। अब बताओ कि कहां तक पढ़ लिया था अपन ने। ये तो हीट कैपेसिटी हो गया। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये तो छोटा सा पार्ट था ना। कितने पेज छुड़वा है, कोई दिक्कत नहीं है। उन पेजेस पर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दे दूंगा बाद में, जब ये चैप्टर होगा डेल्टा एच डेल्टा ई के, वो आप यहां पर लिख लेना। कहां तक पढ़ा दिया बताओ, बताना। अच्छा, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस अपन ने स्टार्ट किया था और ये कंक्लूड किया था कि देयर आर 2 फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। चलो वही चीजें वापस से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये मिटा देते हैं अपन।
मिटा दूं? अब बातें बंद कर दो। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था? स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बताया था। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? पूरे नेचर में ऐसे वो प्रोसेस जो या तो अपने आप होंगे या एक इनिशिएशन देने से अगर अपने आप हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। और जो अपने आप नहीं होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर का रिक्वायरमेंट है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। हमने ये कंक्लूड किया था कि किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने में दो फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है एनर्जी और एक क्या होता है? एंट्रोपी। फेवरेबल कंडीशन अपन ने देखा था कि स्पॉन्टेनियस के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या थी? तो एनर्जी शुड बी लो एंड एंट्रोपी शुड बी। क्लियर है? मैंने ये भी बोला था कि जब भी आप एनर्जी की बात करेंगे तो आप एंथैल्पी का नाम लोगे। तो अगर एनर्जी कम हो रही है मतलब एंथैल्पी कम हो रही है, और एंथैल्पी कम मतलब उसका चेंज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और एंट्रोपी बढ़ रही है यानी कि डेल्टा एस क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। सो ये हमारे पास का एक फेवरेबल कंडीशन। समझ में आ गई बात? अब ये एंट्रोपी क्या होता है? ये एक नई चीज थी हमारे पास में, तो इसी को अपन डिस्कस करते हैं। तो आप हेडिंग लिखो एंट्रोपी। एंट्रोपी कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एंट्रोपी। लिखो। It is the degree of, it is the degree of measure, it is the degree of measure of randomness, degree of measure of randomness or disorderness of a system, randomness or disorderness of a system। लिख लिया? यही मैंने बताया था कि डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस या एंट्रोपी सब सिमिलर है। अगर रैंडमनेस ज्यादा मतलब डिसऑर्डरनेस ज्यादा मतलब एंट्रोपी ज्यादा। नेक्स्ट लिखो, हायर द रैंडमनेस, हायर द रैंडमनेस, higher will be the entropy। लिख लिया? बेटा एंट्रोपी की अगर अपन बात करें, जैसे एक इक्वेशन होती है G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ये एक रिलेशन होता है हमारे पास जो कि एंट्रोपी से रिलेटेड है। यहां से अगर एंट्रोपी अपन निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा टी एस इट इज इक्वल टू एच माइनस जी, यानी कि एस इज इक्वल टू एच माइनस जी डिवाइडेड बाय टी। आप याद करो एच अपन ने लिखा था बेटा ई प्लस पीवी के बराबर। और मुझे बताओ, हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो मुझे बताओ, अगर ई नहीं निकाल सकते तो क्या एच निकाल सकते थे? और जब एच नहीं निकाल सकते तो क्या एस निकाल सकते हैं क्या? तो वही चीज जो अपन पहले लिखा करते थे वापस वही लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? वी कैन नेवर फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी बट वी कैन कैलकुलेट इट्स चेंज। तो लिखो, वी कैन नॉट फाइंड आउट, we cannot find out the absolute value of entropy but we can calculate its change, we can calculate its change। लिख लिया? अब डिस्कस करते हैं कि इंटेंसिव होगा कि एक्सटेंसिव। मान लो कि ये पूरा का पूरा रूम खाली है और सिर्फ एक पार्टिकल है इसमें जो गैस का है। अब वो गैस का पार्टिकल कभी इधर टकरा रहा है, कभी इधर टकरा रहा है, जगह जगह टकरा रहा है। अगर 4-5 पार्टिकल्स होंगे तो और ज्यादा टकराएंगे, कोई इधर टकरा रहा होगा, कोई उधर टकरा रहा होगा। तो रैंडमनेस कहां पर ज्यादा नजर आ रही है? ज्यादा पार्टिकल्स में या कम पार्टिकल्स में?
ज्यादा पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स ज्यादा, रैंडमनेस ज्यादा। आप ऐसे इमेजिन करो, लेट सपोज एक फ्लैट है, उसमें एक तो आप अकेले हो, एक छोटा सा बच्चा आ गया, वो बहुत ही ज्यादा मस्ती करता है वो, मतलब कोई भी नहीं है घर में। अब क्या है, किसी जैसे सोसाइटी में रहते हो आप, और जो भी नेबर थी उन्होंने बोला कि यार हम थोड़ी देर के लिए मार्केट घूमने जा रहे हैं, आप इसको संभाल लो। अब वो क्या कर रहा है, मतलब इतनी ज्यादा मस्ती करते हैं, कभी यहां कूद रहा है, कभी वहां कूद रहा है, कभी ये गिरा है, कभी वो गिरा है, तो रैंडमनेस क्रिएट कर रहा है वो। अब मान लो कि उसके जैसे उसके 3-4 फ्रेंड्स और आ गए सोसाइटी के। अब मुझे बता, रैंडमनेस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो मतलब अगर अमाउंट ज्यादा तो रैंडमनेस ज्यादा, अमाउंट कम तो रैंडमनेस कम, तो क्या हो गया? एक्सटेंसिव। क्या हो गया ये? एक्सटेंसिव। तो लिखो, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो किसी को इंटेंसिव एक्सटेंसिव समझना था, वो एक्सटेंसिव भी अभी समझा दिया। तो जो अमाउंट पे डिपेंड करता है वो क्या होता है? एक्सटेंसिव। और जो डिपेंड नहीं करता वो क्या होता है? इंटेंसिव। तो क्या लिखेंगे? इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा बेटा ये बताओ, कैपिटल से लिखा के स्मॉल से? कैपिटल से। तो क्या होगा, स्टेट या पार्ट? तो लिखा इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इज अ स्टेट फंक्शन। एंड इज अ स्टेट फंक्शन। लिख लिया आपने? अब बात आती है सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो बेटा इसका एक रिलेशन होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। डेरिवेशन से आता है, वो डेरिवेशन हमारे काम की नहीं है, तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि डेल्टा एस इट इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। नोट कर लो। लिख लिया आपने? डेल्टा एस का मतलब क्या होता है बेटा? डेल्टा एस किसी भी चीज का चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस, ये क्या लिखेंगे अपन? इनिशियल। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मॉड्यूल में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि ये जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी का चेंज रिएक्शन के लिए निकालना पड़ेगा। रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज निकालने का मतलब क्या है? पहली बात तो देखो बेटा, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हर फिजिकल स्टेट में कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं, और उन पार्टिकल्स की वजह से उस फिजिकल स्टेट में उसकी कुछ एंट्रोपी होती है। तो सॉलिड की कुछ एंट्रोपी होगी, लिक्विड की होगी, और गैस की भी कुछ एंट्रोपी होगी। मतलब हर सब्सटेंस से एसोसिएटेड कुछ ना कुछ एंट्रोपी होती है। आपने केमिकल रिएक्शन लिखा, मतलब ए की भी एंट्रोपी होगी, बी की भी होगी, सी की भी होगी। आपसे पूछ सकते हैं कि जब ये रिएक्शन हुआ तो टोटल एंट्रोपी बढ़ा के कम हुआ, और जो भी चेंज हुआ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो कभी भी किसी भी रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज अगर अपने को निकालना है, तो अब से अपन उसको किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं? तो मान लो कि अपने पास एक रिएक्शन है M1A प्लस M2B, ये क्या बनाया भाई? N1C प्लस N2D, ठीक है? और जहां पर M1 M2 N1 N2 ये आपको पता ही है क्या है, ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बेटा कैसे निकालोगे आप? समेशन एंट्रोपी ऑफ सी इनटू, या फिर मैं लिख देता हूं एंट्रोपी ऑफ सी इनटू N1 प्लस एंट्रोपी ऑफ डी इंटू N2, ये तो हो गया प्रोडक्ट, माइनस क्या लिखेंगे? एंट्रोपी ऑफ ए इंटू M1 प्लस एंट्रोपी ऑफ बी इंटू M2। मतलब मैंने कुल मिला के क्या किया? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सबमिशन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, सबमिशन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सबमिशन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट मैंने किया ही है, ठीक है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अपन ने स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को बेटा अपन क्या करते हैं, जनरली मोल्स की तरह ट्रीट कर लेते हैं। अब अपने पास जो भी एंट्रोपी है वो अब क्या आएगी? इन टर्म्स ऑफ पर मोल आएगी। आपको अगर ए की एंट्रोपी गिवन है, बी की गिवन है, सी की गिवन है, तो पर मोल गिवन होगी। तो अगर एक मोल की वैल्यू इतनी है तो फिर M1 मोल्स की कितनी होगी? इंटू M1 करना पड़ेगा। बी के लिए गिवन होगा तो जितने मोल्स इंटू स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी टोटल एंट्रोपी पता लगेगी, ठीक है? तो क्या किया अपन ने? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मल्टीप्लाइंग बाय स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ में आ गई बात? ये पहली बार अपन ने किया है एनर्जेटिक्स में, बार बार अपन इस तरीके से करने वाले हैं। जब भी चेंज अपन निकालेंगे रिएक्शन में तो कैसे आएगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी। समझ में आ गई बात? तो ये रिलेशन आ गया बेटा अपने पास में फॉर केमिकल रिएक्शन। फिलहाल अपने को परेशान नहीं होना, देखेंगे बाद में तो कैसे क्वेश्चंस में करना है अपने को। तो ये आ जाएगा अपने पास केमिकल रिएक्शन के लिए, नोट कर लो।
मतलब सीधा कंक्लूजन निकाल लेंगे अपन, जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है ना, उन सब में स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। जैसे एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अमाउंट पे डिपेंड कर रही है ना। पर मोल मतलब एक मोल के लिए उतना था, 2 3 4 ज्यादा मोल्स अगर है तो फिर उससे मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। लिख लिया आपने ये? कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, पूछ लेते हैं कि बताओ एंट्रोपी किस में ज्यादा किस में कम। तो ऑब्जर्व करते हैं कि एंट्रोपी किस किस केस में ज्यादा हो सकती है, किस किस केस में कम हो सकती है। ठीक है, तो अब अपन लिख लेते हैं जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी। कौन से फैक्टर है जिससे एंट्रोपी कम या ज्यादा होगा? लिख लिया? सबसे पहला फैक्टर देखते हैं अपन, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में एंट्रोपी चेक करते हैं बेटा। अपन ने 3 फिजिकल स्टेट लिखे, सॉलिड लिखा, लिक्विड लिखा, गैस लिखा। जितना रैंडम मोशन हो सकता है पार्टिकल में उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। तो इस हिसाब से मुझे बताओ सबसे ज्यादा गैस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद, तो ये सीक्वेंस आ गया। बस इसी तरीके से देखना है कि एंट्रोपी कैसे कैसे चेंज हो सकता है। दूसरा देखते हैं केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में मोल्स चेंज होते रहते हैं, कभी कम होते हैं कभी ज्यादा होते हैं। हमने ऑब्जर्व किया था कि पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। वो बच्चे वाला एग्जांपल भी तो लिया था। तो मुझे बताओगे डेल्टा एनजी पॉजिटिव है मतलब बच्चे बढ़ गए, है ना, मतलब पार्टिकल्स बढ़ गए। तो बताओ क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव, यानी कि एंट्रोपी विल इंक्रीज। ठीक है, इसी तरीके से क्या हुआ, बच्चे खेल लिए कूद लिए, अब चले गए अपने अपने घर, यानी कि पार्टिकल्स कम हो गए। और अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो एंट्रोपी भी क्या होगा, यानी कि डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? अब कोई सोच रहा होगा आप डेल्टा एन जी 0 बताएंगे सर, क्यों बताऊंगा भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग है। जब मोल ही चेंज नहीं हुए तो एंट्रोपी क्यों चेंज होगा? तो जो चेंज होगा उसके हिसाब से अपन देख रहे हैं ना। तीसरा टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर से कैसे रिलेट करें? आप या तो ये बोल सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रैंडमनेस भी बढ़ेगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे टेंडेंसी होगा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। डायरेक्टली ये लिख लो। क्यों रिवर्सिबल क्या है? जैसे मान ले कि तेरे पास एक सैंपल है, उस सैंपल को तो हीट सप्लाई करना चाह रहा है। अब हीट सप्लाई करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हो गया कि तू टेम्परेचर जो चेंज करवाना चाह रहा था, मान ले कि तू चेंज करवाना चाह रहा था T1 से टेम्परेचर T2 तक, ठीक है। अब इस T1 से T2 में टोटल एक साथ तूने भर के हीट दे दी, अचानक से तूने हीट बहुत ही ज्यादा दे दी उसको, तो वो तो क्या हो गया, इरिवर्सिबल, जिसमें बड़े चेंजेस होते हैं। और मैंने क्या किया कि इसी T1 को T2 से धीरे धीरे हीट सप्लाई करता गया, मैं थोड़ी थोड़ी सी हीट दी, थोड़ी थोड़ी सी हीट दी, ऐसे कर करके हर बार इक्विलिब्रियम आता जा रहा था। थोड़ी सी हीट दी फिर इक्विलिब्रियम आया। तो अगर स्लो प्रोसेस करवा रहे हैं तो रिवर्सिबल होता है, फास्ट प्रोसेस करवा रहे हैं तो इरिवर्सिबल होता है। तो एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी फॉर्मूले आते हैं मेनली इंटीग्रेट करके ही आते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू ही आते हैं। तो कैसे आया था, कहां से आया था, उससे तुझे मतलब नहीं है, तुझे डायरेक्ट ध्यान रखना है कि इट इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, मतलब जहां पर भी हीट दिया होगा बहुत ही स्लो प्रोसेस के थ्रू दिया होगा। ठीक है ना, यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए जो हीट अपन सप्लाई कर रहे हैं उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, कौन सा वाला होगा मतलब, टी का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, तू मुझे बता दे। हाँ, कौन से पॉइंट के मतलब, क्या कहना चाह रहा है तू, क्या डाउट है तेरा, पहले तू बता। मेरे भाई किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो हीट सप्लाई कर रहा है वो चेंज इन एंट्रोपी तू देख रहा है।
समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक पर्टिकुलर, मान ले 25 डिग्री सेल्सियस पर तूने एंट्रोपी चेंज देखा, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर जो हीट सप्लाई किया वो डेल्टा एस उसका आएगा। 30 पर अगर तू चेक कर रहा है तो 30 का आएगा एंट्रोपी चेंज। 40 डिग्री सेल्सियस पर चेक कर रहा है तो 40 के हिसाब से टेम्परेचर पुट कर। तो किसी भी डेफिनेट टेम्परेचर पर जो हीट सप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो चेंज इन एंट्रोपी आएगा वो कैलकुलेट कर रहे हो। कौन सा वाला टेम्परेचर क्या जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो वाला। नेक्स्ट लिखो प्रेशर। डाउट तेरे ये नहीं आना चाहिए, डाउट तेरे फर्जी आ रहा है। डाउट तेरे ये आना चाहिए बेटा, डाउट ऐसे कहते हैं, डाउट ये आना चाहिए कि सर यहां तो आपने लिख दिया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और यहां पर टेम्परेचर तो इनवर्स में आ रहा है। बेटा ये होता है डाउट। अब बता इसमें पहले डाउट आया कि नहीं आया, पहले ये बता। डाउट ये आना चाहिए सर आपने अभी तो बता दिया टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंट्रोपी बढ़ेगी, और यहां पर आपने इनवर्स कर दिया। बेटा ये जो है चेंज है। पहली चीज तो उसको तू ऐसे समझ सकता है कि पक्की बात हमेशा टेम्परेचर बढ़ाएगा तब तो एंट्रोपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पर मान ले कि लेस टेम्परेचर, मान ले 25 डिग्री सेल्सियस पर जितनी हीट तूने सप्लाई की थी, मान ले कि उस पर एंट्रोपी का चेंज आया 100। तो अगर तू मान ले किसी हायर टेम्परेचर पर, मान ले 40 डिग्री सेल्सियस पर उतनी हीट सप्लाई करेगा, तो वो जो चेंज अब आएगा वो कम आएगा कंपैरेटिवली, पर आएगा तो चेंज पॉजिटिव ही। मतलब इंक्रीज तो अभी भी होगा पर कंपैरेटिवली कम आएगा। जितना हाई टेम्परेचर करोगे उतना ही चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल तो ऐसा भी ऑब्जर्व करता है, जैसे अपन ने क्या किया भाई, तू मार्केट में है, ट्रैफिक सिग्नल है बढ़िया एकदम, और गाड़ियां सब हॉर्न बजा रही है, अपने जोर जोर से हॉर्न बजा रहे हैं सब, और ट्रैफिक में एकदम बीच में खड़ा हुआ, रोड क्रॉस कर ही रहा था तू, अचानक से तुझे छींक आ गई। तो छींक आ गई तो जैसे तू छींकेगा, मुझे बता क्या होगा? क्या ऐसा होगा कि सारी गाड़ियां रुक जाएगी और तुझे देखना स्टार्ट कर देगी क्या ये कौन है किसने छींक मारी? तो पहली बात तो देख, अगर टेम्परेचर कम है मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर उसका जो चेंज है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। अगर इसी छींक को तो अगर लाइब्रेरी में मारेगा तो क्या हुआ, देख कंडीशन चेंज हो गई, टेम्परेचर चेंज हो गया, मगर अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी जो है छींकने की अभी भी उतनी है, तो चेंज ज्यादा नजर आएगा ना। इतनी जोर से छींकेगा सब देखने लग जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो बात क्या है एक्चुअल में कि टेम्परेचर कम रखेगा तो चेंज ज्यादा नजर आएगा, और टेम्परेचर ज्यादा रखेगा तो चेंज कम नजर आएगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसे समझ सकता है कि एक्चुअल में टेम्परेचर कम था तो रैंडमनेस कम थी, अचानक से कोई उसके अंदर रैंडमनेस क्रिएट कर रहा है तो चेंज ऑब्जर्व होगा, पर पहले से रैंडमनेस बहुत ज्यादा थी, टेम्परेचर ज्यादा था, तो पहले सब इतनी तेज तेज भाग रहे थे। अब उसमें तुम अगर और टेम्परेचर बढ़ा दोगे और अगर उसमें रैंडमनेस इंक्रीज कर दोगे तो इतना ज्यादा फर्क थोड़ी ऑब्जर्व होगा। समझ में आ गई बात? तो ये तो थ्योरेटिकल चीजें हो गई, डिस्कस करने वाली हो गई, अदरवाइज तुझे तो इतना परेशान भी नहीं होना, सीधी सी चीज टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंट्रोपी बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? अब अपन बात कर रहे हैं प्रेशर की। अब मुझे बता, प्रेशर बढ़ाया मैंने, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होना चाहिए? क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स पास आएंगे, और पार्टिकल्स पास आएंगे तो बता एंट्रोपी बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या आ गया? ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एंट्रोपी विल डिक्रीज। तो ये लिख लेना। लिख लिया भाई? इसके बाद लिखो मिक्सिंग ऑफ गैस। इसी में फिफ्थ पॉइंट आप लिखो मिक्सिंग ऑफ गैस। फिफ्थ पॉइंट मिक्सिंग ऑफ गैस। गैसेस को अगर मिक्स करेंगे तो क्या होगा? देखो याद करो मैंने कैसे लिखवाया था, ये आपके पास कंटेनर है, ठीक है, इसमें गैस ए है, इसमें गैस बी है, स्टॉपर लगाया हुआ है। जैसे स्टॉपर हटाओगे अब गैस अपने आप मिक्स होगा, जब गैस अपने आप मिक्स होगा तो इसमें ए और बी दोनों आ जाएंगे। तो बताओ पहले तो ऑर्डर्ड था अब तो डिसऑर्डर्ड हो गया ना। तो जैसे जैसे गैस मिक्स हो रही है तो डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है। तो मिक्सिंग ऑफ गैस में अपन क्या लिख सकते हैं? ऑन मिक्सिंग ऑफ गैस, ऑन मिक्सिंग ऑफ गैस एंट्रोपी
इंक्रीजेस, ऑन मिक्सिंग ऑफ गैस एंट्रोपी इंक्रीजेस। नोट करो भाई, ऑन मिक्सिंग ऑफ गैस एंट्रोपी इंक्रीजेस। लिख लिया। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो नेचर बेस्ड होते हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं। ये तो जनरल एग्जांपल्स हो गए कि हाँ रिएक्शन, रिएक्शन कोई भी हो सकता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर किसी में भी चेंज कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे एग्जांपल है जैसे बोल दिया कि रबर खींचा, रबर को स्ट्रेच किया तो क्या होगा, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो क्या होगा। इस तरीके से कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं जो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि बताओ इस केस में एंट्रोपी बढ़ेगा कि कम होगा। वो डिस्कस कर लेते हैं जो आपसे पूछ सकते हैं। तो लिखो सम स्पेशल एग्जांपल्स, सम स्पेशल एग्जांपल्स। सम मतलब ऑब्जर्वेशन बेस्ड एग्जांपल्स जो है वो अपन अब डिस्कस कर रहे हैं। सम स्पेशल एग्जांपल्स। इसमें फर्स्ट बेटा कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं। जैसे एक एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट और एक एलोट्रॉप होता है डायमंड। ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन की वजह से उसमें क्या हो जाता है कि कुछ ना कुछ रैंडमनेस क्रिएट हो सकती है, एंट्रोपी हो सकता है। डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। तो एंट्रोपी किसके ज्यादा होना चाहिए, ग्रेफाइट की, किसके कंपैरिजन में, डायमंड। तो डायरेक्ट अगर आपसे पूछ लिया कि दोनों में किसकी एंट्रोपी ज्यादा, तो ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा, डायमंड की एंट्रोपी कम। तो ये आ गया रिलेशन पहला। लिख लिया। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, रबर को स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। बेटा अनस्ट्रेच फॉर्म में क्या होता है, जब अनस्ट्रेच फॉर्म होता है ना इसका, जब अपन इसको स्ट्रेच नहीं किया तो ये कॉइल्ड होता है इस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर कुछ कॉइल्ड होता है। और जैसे जैसे स्ट्रेच करते हैं, इसका स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अपन, रबर बैंड नहीं, कोई इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर तो इसका स्ट्रक्चर कुछ सोचेगा तो कैसा होगा, कुछ कॉइल्ड से इसका स्ट्रक्चर होगा। और अगर अपन इसको स्ट्रेच करने लगेंगे तो ये धीरे धीरे लीनियर होने की कोशिश करता है। ठीक है, अब आप मुझे इस बेसिस पर बताओ कि दोनों में कंपेयर करें तो रैंडम सा कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड, और कौन रैंडम नहीं है। तो सीधे से एक लाइन क्या बोल सकते हैं, ऑन स्ट्रेचिंग अ रबर एंट्रोपी डिक्रीजेस। क्लियर है, तो ये ड्रॉ करो, फिर ये लाइन में आपको लिखवा देता हूं। तो यही तो बात है, रैंडम बोल दे या डिसऑर्डर बोल दे, एक ही तो बात है। इसमें डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, इसमें डिसऑर्डरनेस कम है, इसीलिए तो एंट्रोपी इसकी ज्यादा है, इसकी एंट्रोपी कम है। रैंडमनेस बोल दे, डिसऑर्डरनेस बोल दे, एंट्रोपी बोल दे, तीनों एक ही नाम है। लिख लिया ये। तीसरा बेटा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जैसे मैंने लिखा Ag प्लस प्लस Cl माइनस, प्रेसिपिटेट बना AgCl। हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर पार्टिकल्स ज्यादा तो रैंडमनेस ज्यादा, पार्टिकल्स कम तो रैंडमनेस कम। तो मुझे बताओ यहां पर पार्टिकल्स कम हो गए ना, और पार्टिकल कम तो रैंडमनेस कम। तो सीधे अपन क्या बोल सकते हैं, ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन एंट्रोपी डिक्रीजेस। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऑन प्रेसिपिटेशन एंट्रोपी डिक्रीजेस, ऑन प्रेसिपिटेशन एंट्रोपी डिक्रीजेस। बेटा प्रेसिपिटेशन का उल्टा होता है डिसोल्यूशन। अभी तो प्रेसिपिटेट बना रहे थे, अब डिसॉल्व करवा रहे हो। जब डिसॉल्व करवाओगे तो पार्टिकल्स बढ़ेंगे कि कम होंगे, बढ़ेंगे। यानी कि इसी रिएक्शन को मैं उल्टा लिख देता हूं। तो AgCl टूट के क्या बना दिया, Ag प्लस और Cl माइनस। तो डिसोल्यूशन में क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगा। तो लिख सकते हैं अपन, ऑन डिसोल्यूशन एंट्रोपी इंक्रीजेस, ऑन डिसोल्यूशन एंट्रोपी इंक्रीजेस।
लिख लिया? ये दोबारा बताऊं? बेटा प्रेसिपिटेट बनता है तो पार्टिकल्स जुड़ेंगे ना आपस में। तो देख पार्टिकल पहले दो थे, अब एक हो गया। तो जब पार्टिकल कम हुए तो एंट्रोपी कम हो रहा है, और जब पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ रहा है। यही चीज अपन ने लिखी है। क्लियर है? अब इसके बाद हेडिंग लिखो, एंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट केसेस। पार्टिकल्स पास आ रहे हैं ना। टेम्परेचर इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर इज रिलेटेड टू इंटर पार्टिकल फोर्सेस। दोनों अलग चीजें, मैंने पहले ही बताया था। तो क्या हेडिंग लिखोगे? एंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट केसेस। एंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट केसेस। लिख लो, लिख लिया? बेटा एक फॉर्मूला होता है एंट्रोपी चेंज का, दैट एंट्रोपी चेंज इट इज इक्वल टू 2.303 NCV ln T2 by T1 प्लस 2.303 NR, ये ln नहीं आएगा, ये आएगा log T2 by T1 प्लस 2.303 NR log, ये हो जाएगा हमारे पास V2 by V1, log V2 by V1। ये एक जनरल हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसकी डेरिवेशन वैसे कोई मतलब की नहीं है, आप बोलोगे तो मैं डराइव करके बता भी दूंगा। इसके अंदर अपन को देखना है कि भाई अलग अलग प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला मैंने बोला कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि T1 इक्वल टू T2। तो आपको ही समझ में आ रहा है कि इस जनरल फॉर्मूले में T1 इक्वल टू T2 होके ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो कभी भी आपको बोल दिया कि आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी का चेंज निकालो, ऐसे निकाल लेना। आपको बोला आइसोकोरिक प्रोसेस में एंट्रोपी का चेंज निकालो, ये कैंसिल, ऐसे निकाल लेना। तो यही अपन डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में एंट्रोपी चेंज कैसे निकालना है। ये बताना है क्या कैसे आया? आप बोलोगे बता दूंगा, पर फाइनली जो ध्यान रखना है वो तो ये रिलेशन ध्यान रखना है। डायरेक्ट ये लिखे, तो ये फॉर्मूला लिखो, डेल्टा एस इट इज इक्वल टू 2.303 NCV log T2 by T1 plus 2.303 NR log V2 by V1। लिख लिया? अब एक एक करके अपन देखते हैं। तो बेटा सबसे पहला है हमारे पास में आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में आपको भी पता है क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या बोलूंगा? T1 विल बी इक्वल टू T2, यानी कि बेटा रिलेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा एस इट इज इक्वल टू 2.303 NR log क्या बोलोगे बेटा? V2 बाय V1। ये रिलेशन आ गया हमारे पास। पर बेटा याद करो, मैंने आपको ये बताया था कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट भी होता है। बताया नहीं बताया? और इसका मतलब होता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि जो रिलेशन प्रेशर का उसका उल्टा रिलेशन वॉल्यूम का। तो अगर वॉल्यूम में V2 बाय V1 लिखा तो इसी को प्रेशर में क्या लिखना चाहिए? P1 बाय P2। तो इसी को अपन और क्या लिख सकते हैं? क्योंकि आइसोथर्मल है तो इसीलिए अपन ये लगा सकते हैं, नहीं होता तो नहीं लगा सकते थे। तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एस इट इज इक्वल टू 2.303 NR log क्या हो जाएगा? P1 बाय P2। ऐसा क्यों किया ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये लिख लेना आप। लिख लिया? अच्छा, आर की वैल्यू क्या पुट करोगे? वो डिपेंड करता है कि यूनिट कौन सी गिवन है क्वेश्चन में। जूल की बात करेंगे तो 8.314, और आपको पता है 2 8.314.0821 कैसे कैसे पुट करना है। क्लियर है बात? प्रेशर जनरली बेटा अपन एटीएम में ही पुट करते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई दूसरा भी यूनिट होगा तो वैसे भी वो तो कैंसिल होगा, रेशियो आने वाला है। नेक्स्ट, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस सोचो आप, आइसोकोरिक में क्या हो जाएगा?
आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में बेटा V1 विल बी इक्वल टू, यानी कि V इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिर बेटा डेल्टा एस अगर लिखेंगे तो किसके बराबर, डेल्टा एस इट इज इक्वल टू, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब ये वाला पार्ट जीरो हो गया, यानी सिर्फ टेम्परेचर वाला पार्ट बचेगा। तो क्या हो जाएगा 2.303 NCV log T2 बाय T1। लिखो। तो बेटा आइसोकोरिक था इसलिए सीवी आया, अगर आइसोबारिक होता तो सीपी आता। तो इसी को आइसोबारिक के लिए अगर अपन लिखें तो बिल्कुल सेम होगा, बस सीवी की जगह क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो डेल्टा एस इट इज इक्वल टू 2.303 एनसीपी लॉग T2 बाय T1। किसी की डाउट हो कि सर ये कौन सा वाला सी है, नॉर्मल सी है या फिर मोलर वाला है? अगर मोल की बात कर रहे हैं तो बेटा इनडायरेक्टली अपने आप समझ जाना मोलर ही है वो, ठीक है ना। यहां पे आइसो बारीकी हो गया मेरे भाई, तो प्रेशर का तो टर्म ही नहीं आएगा। लिख लिया ये। अब किसी ने मुझसे यूनिट पूछा एंट्रोपी का, तो एंट्रोपी का यूनिट क्या आएगा बेटा? एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट किया बेटा अपन ने? क्यू बाय टी कैलकुलेट किया ना, क्यू रिवर्सिबल बाय टी ही तो लिखवाया था। तो बेटा यूनिट डिस्कस करें तो बताओ, अगर क्यू जूल में लिख रहे हो, टेम्परेचर तो बेटा केल्विन में ही आता है। अगर डेल्टा टी होता तब तो कुछ भी लिख देते, पर अगर टी लिखते तो हमेशा केल्विन होता है। तो क्या लिख सकते हो बेटा, जूल पर केल्विन, और क्या लिख सकते हो, कैलोरी पर केल्विन। तो एंट्रोपी की यूनिट भी लिख लेना आप, जूल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर केल्विन। लिख लिया। लिख लिया बेटा। अब बेटा एडियाबेटिक होता तो, एडियाबेटिक होता तो क्यू जीरो, और अगर क्यू ही जीरो हो गया तब तो पूरी कहानी जीरो हो गई, क्योंकि शुरुआत क्यू से ही तो किया था। वो क्यू को डराइव करते करते ही इतना बड़ा फॉर्मूला आया था, क्यू को ही जीरो कर दिया तो बात ही खत्म हो गई, यानी कि डेल्टा एस विल बी इक्वल टू जीरो। तो अपन लिख सकते हैं फोर्थ में, एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा एस अपन लिखे थे क्यू बाय टी। तो अगर क्यू जीरो है इसका मतलब डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, जीरो। और डेल्टा एस जीरो मतलब एस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट, एस को क्या बोलते हैं? तो एंट्रोपी कांस्टेंट या फिर एंट्रोपी सेम है इनिशियल फाइनल की। बेटा इसको बोलते हैं अपन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी सेम है, कभी भी चेक करो एंट्रोपी सेम मिल रही है, कांस्टेंट आ गई। समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे पूछ लिया कि बताओ किसमें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मिलेगा, तो नाम से बहुत ही इजी वे में समझ में आ रहा है, आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी सेम, यानी कि डेल्टा एस जीरो। क्लियर है? अब बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज क्या क्या पढ़ा अपन ने? हीट कैपेसिटी डिस्कस किया, और मेनली अपन ने एंट्रोपी डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में एंट्रोपी के क्वेश्चंस करेंगे अपन, और शायद गिव्स एनर्जी, एक तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी होगा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। क्योंकि जब एंट्रोपी को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे ना, तो डिस्कस करते करते ही एक कंक्लूजन निकल कर आएगा स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें क्वेश्चन नहीं होगा कैलकुलेटिव, मगर स्टेटमेंट आएगा इसी की डेरिवेशन से। वो देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या आएगा, ठीक है ना। और मॉड्यूल कब डिस्कस करना है भाई? वैसे तो आज करना था, नेक्स्ट लेक्चर में करें।
एक काम करेंगे, कल है क्या तुम्हारे बैच में क्लास? कल तुम्हारे बैच में क्या क्लास? थर्ड क्लास है कि फोर्थ क्लास है? अगर फोर्थ क्लास होगी ना तो अपन एक काम करेंगे कि जितना पढ़ाना है उतना तो पढ़ा दूंगा मैं, उसके बाद लास्ट में मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ओके।